फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के मूल कर्तव्य। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे या बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, इनकी आवश्यकता क्या है संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका वर्णन किस पार्ट में किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कौन सा है, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी से इसका संबंध क्या है, क्या नागरिकों को इसके उल्लंघन के लिए पनिश किया जा सकता है, क्या उनके अगेंस्ट सिविल एक्शन लिया जा सकता है। इन विभिन्न प्रश्नों का आंसर देने की कोशिश करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। नमस्कार। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की जाए तो ये ड्यूटीज़, जैसा कि इसका नाम है, मूल कर्तव्य हैं, यानी हर व्यक्ति के ऊपर ये कर्तव्य अधिरोपित हैं कि वे इनका पालन करें, और यदि वो इसका पालन नहीं करते हैं तो उनके लिए पनिशमेंट या कोई कंपनसेशन या डैमेजेस नहीं है, फिर भी उनके ऊपर एक मोरल ऑब्लिगेशन है कि उन्हें इनका पालन करना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि अगर हम इसके परिचय की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मोरल एंड सिविक ऑब्लिगेशन एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एम टू प्रमोट डिसिप्लिन, यूनिटी, पेट्रियाटिज्म एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी अपनी वो जिम्मेदारी समझें, देशभक्ति के प्रति अपनी भावना को व्यक्त करें, देश की एकता और अखंडता के प्रति ध्यान रखें और अनुशासन बनाए रखें। एमंग सिटीजन्स, दो नॉट लीगली इन्फोर्सिएबल, दे आर एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। यही बात कही जा रही है कि ये इन्फोर्सिएबल तो नहीं है लीगली, लेकिन यदि इसको फॉलो किया जाए तो ये हमारे डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए अच्छा है या उसके संचालन के लिए अच्छा है, क्योंकि बार बार हम अपने अधिकारों की बात करते हैं और हम अपने किसी कर्तव्य की बात नहीं करते हैं, जबकि दोनों साथ साथ चलते हैं। अभी नीचे हम लोग देखेंगे कैसे ये फॉलो किया जाएगा कर्तव्य और अधिकार। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है इसके रिगार्डिंग? तो सबसे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ 1949 में और इम्प्लीमेंट किया गया इसको 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन में ये ड्यूटीज़ के रूप में इसका वर्णन नहीं था, लेकिन एक पार्ट एक्स्ट्रा जोड़ करके, यानी डीपीएसपी की बात की गई है पार्ट 4 में, तो उसी के बाद एक पार्ट जोड़ा गया, पार्ट 4A, और उस पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई और यहाँ पे एक आर्टिकल मेंशन किया गया, आर्टिकल 51A, और इसमें कुल बेसिकली पहली बार 10 ड्यूटीज़ को इनेक्ट किया गया, लेकिन बाद में चलकर आगे यहाँ पे एक ड्यूटी और बढ़ा दी गई और आज की डेट में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया 1976 में। स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन के बाद ये जोड़ा गया था, और 11वीं ड्यूटी जो जोड़ी गई थी वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा जोड़ी गई, और ये इन्फोर्स है 2010 से। अब इसके बाद इसमें कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, थोड़ा सा उनकी लिस्ट के बारे में अगर चर्चा करें तो यहाँ सबसे पहली बात जो की गई है आर्टिकल 51A के अकॉर्डिंग कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि वो क्या करेंगे, टू एबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का पालन करेंगे, एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स, यानी उसके जो विचार हैं, उनके जो आदर्श हैं, एंड इंस्टीट्यूशंस, उनकी संस्थाओं का मतलब कि जैसे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, इन संस्थाओं का वो सम्मान करेंगे। द नेशनल फ्लैग, यानी राष्ट्रीय ध्वज का, द नेशनल एंथम, यानी राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, उनके प्रति रेस्पेक्ट व्यक्त करेंगे। प्रमोट्स रेस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड नेशनल सिंबल्स, यानी जो हमारे संवैधानिक मूल्य हैं और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनका सम्मान करेंगे। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फ्रीडम, यानी जो हमारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था उसके प्रति सम्मान और आस्था रखेंगे। इनकरेजेस प्रिजर्वेशन ऑफ वैल्यूज़ लाइक सेक्रीफाइस, नॉन वायलेंस एंड पेट्रियाटिज्म, यानी कि
देश के प्रति बलिदान, अहिंसा और देशभक्ति की भावना रखेंगे। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। रिक्वायर सिटीजन्स टू अपोज सेसेशनिज्म एंड एंटी नेशनल एक्टिविटीज़, यानी देश के विरोधी भावनाओं का विरोध करेंगे, यानी उसको छोड़ेंगे। और इसके बाद टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, जब उनसे ऐसी अपेक्षा की जाएगी तो वो देश की रक्षा करने के लिए और देश की सेवा के लिए अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। एम्फसाइज ड्यूटी टूवर्ड्स नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए अपनी सेवाओं के देने की बात करेंगे, यानी उस पर बल दें वो। टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड एमॉन्ग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, यानी भारत के सभी लोगों के बीच भातृत्व की यानी भाईचारे की भावना को प्रमोट करेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे। एम्स टू एलिमिनेट रीजनलिज्म, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म एंड प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू वुमेन, यानी महिलाओं के खिलाफ जो हमारी प्रथाएं हैं उनको छोड़ेंगे। क्षेत्रवाद, जातिवाद, समुदायवाद की भावनाओं को छोड़ने का प्रयास करेंगे। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, यानी हमारी जो देश की अपनी सभ्यता और संस्कृति है उसको सुरक्षित रखेंगे, उसको महत्व देंगे। प्रोटेक्ट्स इंडियाज़ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशंस, यानी जो देश की हमारे विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है और जो परंपराएं हैं उनको सुरक्षित रखेंगे। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, यानी नदी, झील, जंगल, वातावरण हमारा जो है या हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको सुरक्षित रखेंगे, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखेंगे, ये सारी बातें वो फॉलो करेंगे। हाईलाइट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि विकास भी हो और उसके साथ साथ हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, सतत विकास जिसको हम कहते हैं उस पर ध्यान रखेंगे, उसके प्रति आगे बढ़ेंगे। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, हार्मोनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी वैज्ञानिक सोच रखेंगे और खोज में अपनी रुचि रखेंगे, यानी नई चीज़ों के प्रति अपनी जिज्ञासा रखेंगे। इनकरेज रेशनल थिंकिंग एंड अपोजिशन टू सप्रेशन, यानी कि तार्किक सोच को बढ़ावा देंगे। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जर्व वायलेंस, यानी हिंसा को त्यागने का प्रयास करेंगे और जो हमारी लोक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, उसको नहीं करेंगे बल्कि बचाने का प्रयास करेंगे। एम्स टू प्रिवेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक एसेट्स एंड प्रमोट पीसफुल कंडक्ट, शांतिपूर्ण आचरण करेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे। टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, सभी व्यक्तिगत और सामूहिक कार्यों में ऊंचाइयों को पाने का प्रयास करेंगे, सर्वोत्तम अपना आउटपुट देने का प्रयास करेंगे। मोटिवेट सिटीजन्स टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल प्रोग्रेस, यानी देश के विकास में भागीदारी करेंगे। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड टूवर्ड्स और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, यानी 6 से 14 साल तक के बच्चों को उनके माता पिता या उनके जो गार्जियन हैं वो एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी देंगे, उनको अवसर देंगे। यही वाला जो आपका 11वीं ड्यूटी है ये बाद में जोड़ी गई थी 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, और कुल मिलाकर के अब 11 ड्यूटीज़ हैं आपके पास, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एडेड बाई, जैसा वही मैंने कहा कि 86th अमेंडमेंट 2002 कम्प्लीमेंट्स आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन के रूप में ये जोड़ा गया संविधान में 21A अनुच्छेद के रूप में। अब इसका नेचर क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, जैसा मैंने कहा कि नॉन जस्टिसिएबल कैन नॉट बी डायरेक्टली इन्फोर्स बाई कोर्ट, मोरल ऑब्लिगेशन बेस्ड ऑन एथिक्स एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये उनके ऊपर नैतिक कर्तव्य है कि वो इसको फॉलो करें और जो नैतिकता पे और सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नेचर का ये है। सर्व एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर सिटीजन्स एंड द स्टेट, यानी राज्य के लिए और उसके नागरिकों के लिए ये निदेशक की भूमिका में है, यानी उनको गाइड करेंगे ना कि उनके लिए बाध्यकारी। इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी इनकी इम्पोर्टेंस क्या है या महत्व क्या है इनका, तो प्रमोट
पैट्रियाटिज्म एंड नेशनल यूनिटी यानी कि देश प्रेम और देश की एकता और अखंडता को प्रमोट करना। स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ यानी हमारी जो लोकतंत्रात्मक मूल्य हैं उनको बढ़ावा देना, उनको मजबूत करना। इनकरेज सोशल हार्मोनी यानी सामाजिक भाईचारे को बढ़ावा देना। सपोर्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि हमारे वातावरण या आप कहें कि एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना। बैलेंस फंडामेंटल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि फंडामेंटल जो राइट्स हमें मिले हुए हैं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें हैं और उनके बीच में संतुलन बनाए रखें, ये इसकी वैल्यू है। और इसके बाद रिलेशन विथ फंडामेंटल राइट्स यानी इनका संबंध क्या है फंडामेंटल राइट्स से, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रेज किया था हम लोगों ने क्वेश्चन, तो उसका आंसर है राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर कोरिलेटिव यानी एक दूसरे को के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले हैं। एन्जॉयमेंट ऑफ राइट्स इज़ इनकम्प्लीट विदाउट परफॉर्मिंग ड्यूटीज़ यानी अपने कर्तव्य का पालन किए बगैर हमारे जो राइट्स हैं वो इनकम्प्लीट हैं। इसके बाद नेक्स्ट कोर्ट्स ऑफ 10 रेफर टू फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाइल इंटरप्रेटिंग लॉज यानी जब किसी विधि का इंटरप्रिटेशन करता है कोर्ट तो उस समय वो फंडामेंटल राइट्स को ड्यूटीज़ को रेफ़र करते हैं। और इस संदर्भ में जॉन सॉलमन ने कहा था कि नो राइट्स कैन एग्जिस्ट विदाउट ए करस्पॉन्डिंग ड्यूटी यानी कि कोई अधिकार नहीं है जब तक उसके सापेक्ष कोई ड्यूटी कर्तव्य ना हो। और इसी संदर्भ में हॉफील्ड ने क्या कहा, राइट हैज़ ए कोरिलेटिव ड्यूटी यानी हर अधिकार के साथ उससे संबंधित कर्तव्य भी होता है। और हॉलैंड ने क्या कहा, राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इनसेपरेबल यानी इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, जहाँ कर्तव्य होगा वहाँ अधिकार होगा। और इस संदर्भ में हम लोग व्यवहारिक दृष्टिकोण से यदि बात करें तो आप देखेंगे कि सभी हमारे जो सिटीजन्स हैं वो अपने राइट्स की बात करते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है और ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ये आर्टिकल 19 में मिला है, ये आर्टिकल 25 में मिला है, ये आर्टिकल 21 में मिला हुआ है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने किसी कर्तव्य की बात नहीं करता है कि हाँ देश के प्रति मेरा कोई कर्तव्य है या देश के सिटीजन्स के प्रति मेरा कोई कर्तव्य है। जैसे ही आपने कहा कि राइट टू फ्रीडम मुझे मिला हुआ है तो इसका मतलब कि जब दूसरा व्यक्ति अपने राइट को यूज़ करेगा, राइट टू फ्रीडम को यूज़ करेगा, तो आपके ऊपर कोई ना कोई कर्तव्य आएगा। क्या कर्तव्य आएगा कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप वहीं तक बोल सकते हैं जहाँ तक कि दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। यानी आपके ऊपर एक कर्तव्य अधिरोपित हो गया तुरंत कि आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे कि दूसरे की भावनाओं के ऊपर किसी तरह की ठेस पहुँचती हो। तो यानी आपको हेट स्पीच नहीं देनी है। इसी तरह से आप अपने अगर रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दूसरे रिलीजन की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से सभी सिटीजन्स इससे बाउंड हैं। इस तरह से अगर देखा जाए, अगर हम जूरिस्ट की बात करें, इनकी बातों को ध्यान रखें तो सभी सिटीजन्स अपने राइट्स को एंजॉय करने के लिए बिल्कुल उनको फंडामेंटल राइट्स के रूप में फ्रीडम्स मिले हुए हैं, लेकिन साथ साथ उनके ऊपर एक ड्यूटी है कि वो दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को इंक्रोच ना करें। इसके बाद अगर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करें, कोर्ट ने क्या क्या किन मामलों में कहा, तो एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स के 2001 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसने बल दिया इस बात पे, एम्फसाइज्ड दैट फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स्ड इनडायरेक्टली थ्रू लेजिस्लेशन यानी विधि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स किया जा सकता है। दूसरा केस था रामलीला मैदान इंसिडेंट केस, ये 2012 का रामदेव बाबा वाला केस है जिसमें कि रात में उनके धरने पे हमला किया गया था पुलिस के द्वारा। तो वहाँ पे क्या हाईलाइट किया गया, ड्यूटी टू ऑब्जर्व वायलेंस यानी अहिंसा से दूर रहने की ड्यूटी की बात वहाँ पे की गई थी। अब इसके बाद इसकी क्रिटिसिज्म क्या की जाती है या इसकी निंदा किस रूप में की जाती है, तो कहा जाता है कि ये वेग हैं, जनरल इन नेचर के हैं और इनके पीछे कोई लीगल सैंक्शन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इसका वायलेशन करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का तो उसके लिए कोई सैंक्शन की व्यवस्था नहीं की गई है। सम ड्यूटीज़ आर मोरल रादर दैन प्रैक्टिकल यानी कि इसको वास्तव में इम्प्लीमेंट करना व्यवहारिक नहीं है, ये केवल नैतिक रूप के हैं। इस तरह से भी इसकी एक निंदा की जाती है। अब कंक्लूजन की बात की जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक्ट एज ए मोरल कंपास फॉर सिटीजन्स एंड इंश्योर दैट इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट डिटरमाइन सोशल हार्मोनी एंड नेशनल इंटरेस्ट यानी देश के अपने हित के विरुद्ध कोई कार्य उनके नागरिकों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। दे reinforce the idea that right and duties are inseparable and responsible citizenry
इज़ फाउंडेशन ऑफ स्ट्रांग डेमोक्रेसी, यानी हमारे लोकतंत्र की मजबूती इसी बात में है कि उसके जो नागरिक हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझें और ड्यूटी को अपने अधिकारों के साथ मिला करके ही देखें और उसका लाभ उठाएं। अब एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो एग्ज़ाम में आपके लिए क्या मैंडेटरी है, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो हमेशा आप आर्टिकल को मेंशन करें, यानी आर्टिकल 51A में ये बात कही गई है तो आपको ये आर्टिकल मेंशन करना चाहिए। आपको 42nd अमेंडमेंट की बात करनी चाहिए, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करनी चाहिए, और कम से कम 3-4 ड्यूटीज़ को आप एग्जाम्पल के साथ बताएं। एग्जाम्पल का मतलब जैसे ही आपने कहा कि सिटीजन की ड्यूटी है कि वो नेशनल फ्लैग और वैल्यूज़ को रिस्पेक्ट करें, तो आप कहें कि जब झंडा फहराया जाता है तो हमें सम्मान के साथ खड़े हो जाना चाहिए, और भले हम राष्ट्रगान बोल करके गाएं ना, लेकिन सम्मान व्यक्त करें, और खड़े होना अपने आप में सम्मान व्यक्त करना है कि हम अपने राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त कर रहे हैं। इसीलिए झंडा जब फहराया जाता है तब उस समय हमें खड़े रहना चाहिए और उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। इसके बाद जब जब जिस तरह के किसी भी ड्यूटीज़ की आप बात करेंगे तो उसका एक व्यवहारिक एग्जाम्पल आप दे देंगे। एंड विथ ए बैलेंस्ड कंक्लूजन, यानी कि आप जब आप इनके क्रिटिसिज्म की बात करें या इनके फेवर में बात करें तो बैलेंस रखें दोनों के बीच में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप केवल क्रिटिसिज्म करने लगें या बिल्कुल उनको इस रूप में व्यक्त करें आप कि यही सबसे महत्वपूर्ण है और फंडामेंटल राइट्स महत्वपूर्ण नहीं है, तो इस तरह की बात आपको नहीं करनी है, बल्कि सबके बीच बैलेंस की बात आपको करनी है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में लिखना है तो इसको केवल हेडिंग्स में आप लिखेंगे, बीच में अपनी बातें लिखेंगे। बिल्कुल एज इट इज़ 11 ड्यूटीज़ को आपको लिखना मैंडेटरी नहीं है, और अपनी समझ के लिए तो आप पूरी बातों को पढ़ेंगे समझेंगे, लेकिन लिखते समय आपको मेन बातों को ही लिखना है, और उसमें अपनी लैंग्वेज आप यूज़ कर सकते हैं। और इस लैंग्वेज में या एज इट इज़ भी आप लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को अपने नियर डियर को, चैनल को सब्सक्राइब करके इसको आगे इसका लाभ ले सकते हैं। और इसमें आपको लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, आपका कोई सुझाव है, कोई आपके तरफ से जानकारी है तो आप साझा कर सकते हैं। और इस तरह की किसी और वीडियो की आपको रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको नेक्स्ट उस तरह का वीडियो भी प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद।